नमस्कार साथियों, मैं सुखदेव अपने इस नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 3 जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग संगठन और आयु संरचना, सेक्स कंपोजिशन एंड एज स्ट्रक्चर एंड देयर वर्ल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम जनसंख्या संगठन के इन दो घटकों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी विश्व विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में आपको केवल ऑब्जर्व करना है कि इन पिक्चर्स में क्या है। ठीक है, ये 10 मिनट तक आप इन पिक्चर्स को 10 सेकंड के लिए आप इन पिक्चर्स को देखो और ऑब्जर्व करो कि इन पिक्चर्स में ये पिक्चर्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। और ऑब्जर्व करने के बाद इन्हें आप अलग अलग से वर्गीकृत करें। तो हो सकता है आपने पिक्चर्स देख ली हों। जैसे पहली पिक्चर जो है वो बच्चों के बारे में है, सेकंड पिक्चर जो है वो बड़े लोगों के बारे में है, जिसमें आपको पिक्चर्स के अंदर डॉक्टर्स दिख रहे हैं, इंजीनियर दिख रहे हैं। और थर्ड पिक्चर जो है वो बुज़ुर्ग लोगों के की है। इसके बाद जो अगली पिक्चर है उसमें कुछ बच्चे हैं जो आपको स्कूल में डेस्क के ऊपर बैठे हुए दिख रहे हैं। अगली पिक्चर्स में आपको भीड़ भाड़ वाला इलाका दिख रहा है जिसमें लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं इधर से उधर। अगली पिक्चर फिर से वृद्ध लोगों की है। उससे अगली पिक्चर जो है वो हमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बारे में बता रही हैं। ठीक है, उससे अगली पिक्चर जो है वो लोग खेतों में काम कर रहे हैं। उसके अगली पिक्चर फिर से विभिन्न काम करने वाले लोगों की हैं, जो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग से। तो अब आप लोगों ने ये पिक्चर्स देख ली होंगी और आप लोगों के जहन में यही आया होगा कि कुछ बच्चे हैं, कुछ पिक्चर्स में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं अलग अलग काम करने वाले, कुछ पिक्चर्स में बूढ़े लोग दिख रहे हैं, कुछ खेतों में काम कर रहे हैं। एक पिक्चर ऐसी है जो हमें धर्म के बारे में बता रही है। ठीक है, कि अलग अलग धर्मों के बारे में बता रही है। तो अगर मैं कहूँ कि ये सारे लोग ही हैं, ठीक हैं सारे लोग ही। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो ये सारे मुझे लोग ही दिख रहे हैं, परंतु हम इन लोगों को इनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं, ये बड़े हैं, ठीक है, जो जवान हैं, और ये वृद्ध हैं। हम इनको हैं लोग ही सभी, परंतु हम इनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ धर्म के आधार पर हम इन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कुछ और काम कर रहे हो, जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स हैं लोग ही, परंतु इनके काम के आधार पर हम इन्हें अलग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। और जब हम लोगों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग करते हैं तो इसे ही जनसंख्या संगठन कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से लोगों को विभिन्न वर्गों में अलग अलग कर सकते हैं। ये सारे हैं लोग, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि ये सारे हैं लोग ही हैं सारे, परंतु इन लोगों को हम इनकी विशेषता के आधार पर अलग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जनसंख्या संगठन क्या है। जनसंख्या संगठन की जो परिभाषा है वो वही है जो मैंने अभी आपको बताई, कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का निर्माण विभिन्न वर्गों के लोगों के वर्गों या समूहों द्वारा होता है। इसे ही जनसंख्या संगठन कहते हैं। लोगों को उनके विशेष वर्ग के आधार पर पृथक किया जा सकता है, जैसे हमने अभी पिछले डायग्राम में किया कि हम लोगों को उनके विशेषता के आधार पर या विशेष वर्ग के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसे काम के आधार पर अलग किया जा सकता है, ठीक है, महिला या पुरुष के आधार पर अलग किया जा सकता है, बच्चों के आधार पर अलग किया जा सकता है, युवाओं के आधार पर अलग किया जा सकता है। तो जैसे ये उदाहरण है नीचे कि हम जैसे उस समाज में
बच्चे और स्त्रियां कितनी हैं, ठीक है। इस आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि बच्चों की संख्या कितनी है, स्त्रियां कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं। लिंगानुपात कहता है कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या कितनी है, साक्षर लोग कितने हैं, ठीक है। ये भी हम मेल फीमेल कर सकते हैं, कुल साक्षर कितने हैं, महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये भी लोगों को उनकी विशेषता के आधार पर, पढ़ना लिखना विशेषता के आधार पर अलग किया जा सकता है। गाँव में कितने लोग, नगरों में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, लोग क्या काम करते हैं। तो इन सब आधार पर हम लोगों को विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं, इसे ही जनसंख्या संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें जनसंख्या संगठन के घटक या सूचक। तो जो हमने कही है सारी जनसंख्या ही, परंतु इस जनसंख्या का हम इनके विशेष वर्ग के आधार पर इनको अलग बांट सकते हैं, ठीक है। इनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो उसमें पहला है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है लिंग संगठन या लिंगानुपात, सेक्स कंपोजिशन या सेक्स रेशो। दूसरा है आयु संगठन, आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। तीसरे नंबर पर ग्रामीण नगरीय संरचना, रूरल अर्बन कंपोजिशन। चौथे नंबर पर साक्षरता है, लिटरेसी। नंबर 5 व्यवसायिक संरचना, हम लोगों को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसाय के आधार पर, उनके काम के आधार पर अलग कर सकते हैं। साक्षरता के आधार पर अलग किया जा सकता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है और जो शिक्षित नहीं है। इसके अलावा और भी 2 वर्ग हैं इसके, जैसे धार्मिक आधार पर हम किसी क्षेत्र के समाज के लोगों को बांट सकते हैं। उसके अलावा भाषा के आधार पर हम किसी क्षेत्र के लोगों को बांट सकते हैं। जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, उसमें बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो हम इस आधार पर भी किसी क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं किसी विशेषता के आधार पर। विशेषता होनी चाहिए कोई, ठीक है। जैसे यहाँ भाषा एक विशेषता है, तो विशेषता के आधार पर हम उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंग संगठन और लिंगानुपात, हमारा पहला टॉपिक जो है वो है लिंग संगठन या लिंगानुपात। तो लिंग संगठन या लिंगानुपात किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है वो है कि स्त्रियों, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग संगठन कहते हैं। किसमें, जनसंख्या में। जो जनसंख्या है, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। अगर आप नीचे डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं, एक तरफ पुरुष हैं और एक तरफ महिलाएं। इन पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच जो अनुपात है, उसी अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे इधर मान लो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और इस डायग्राम में पुरुषों की संख्या कम है, तो यहाँ महिलाएं जो हैं वो अधिक संख्या में है। मान लो यहाँ 20 हैं और यहाँ पुरुष 18 हैं, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरीके से जब हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में जब हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, तो उसको लिंग अनुपात कहा जाता है, सेक्स कंपोजिशन या सेक्स रेशो। इंग्लिश में जो परिभाषित किया गया है, the ratio between the number of women and men in the population is called sex ratio, ठीक है। इसकी गणना के आधार पर भी इसको परिभाषित किया गया है। जैसे प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ प्रति 1000 स्त्रियां हैं, प्रति 1000 स्त्रियों के ऊपर। और इस तरीके से गणना के आधार पर जो परिभाषा दी गई है, ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस तरीके से इसकी गणना की जाती है। और दूसरी ओर जो है इसकी जो परिभाषा है, अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में इसे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये डिफरेंस है थोड़ा सा। यूएसए में महिलाओं के ऊपर पुरुषों की संख्या को ज्ञात किया जाता है और भारत में पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या को ज्ञात किया जाता है। न्यूजीलैंड में भी इस तरीके से ही ज्ञात किया जाता है, परंतु यहाँ 1000 के ऊपर नहीं, 100 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को ज्ञात किया जाता है, या 100 स्त्रियों के ऊपर पुरुषों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। तो इस तरीके से लिंगानुपात को हम परिभाषित कर सकते हैं कि लिंगानुपात जो है वो पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात है, इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। अब इसकी गणना कैसे की जाती है, तो गणना करने के लिए जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो इस तरीके से है। विश्व के कुछ देशों में इसकी गणना जो है वो इस प्रकार से की जाती है। विश्व के कुछ देशों में पुरुष जनसंख्या बटा महिला जनसंख्या गुणा 1000, मेल पॉपुलेशन बटा फीमेल पॉपुलेशन गुणा 1000। भारत में महिला जो भारत में है, ठीक है, भारत में किस तरीके से गणना की जाती है, महिला जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या। यहाँ पुरुष जनसंख्या को आधार माना गया है, ठीक है, जबकि कुछ देशों में महिला जनसंख्या को आधार माना
गया है। और इंग्लिश में से फीमेल पॉपुलेशन बाय मेल पॉपुलेशन गुणा 1000 इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसकी गणना की जाती है। तो एग्जाम्पल हम भारत का लेंगे। 2011 की जो पॉपुलेशन है उसका एग्जाम्पल है ये, कि 2011 में जो भारत की पॉपुलेशन थी वो थी 1,21,01,93,422 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या जो थी, जो मेल पॉपुलेशन थी वो थी 62,37,24,248 और जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 58,64,69,174। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं की कुल संख्या है और पुरुषों की कुल जनसंख्या है। तो भारत के लिए जो लिंगानुपात की गणना की जाती है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, और जब हम इस फॉर्मूले के अनुसार गणना करते हैं तो हमारे पास जो भारत में लिंगानुपात आता है वो है 940। ठीक है, ये मेल पॉपुलेशन ऊपर फीमेल पॉपुलेशन गुणा 1000। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर 940 महिलाएं हैं। अगर 1000 पुरुष हैं तो यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी है? 940। कुल मिलाकर भारत में जो लिंगानुपात है वो महिलाओं के प्रतिकूल है, महिलाओं के अनुकूल नहीं है। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी कम है। तो लिंगानुपात से हमें क्या जानकारी मिलती है? लिंगानुपात जो है, अगर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, इसका अध्ययन करने से हमें क्या जानकारी मिलेगी और कहाँ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका हमें पता होना चाहिए कि इस चीज़ को पढ़ के हमें क्या जानकारी मिलेगी और हम उसका कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो लिंगानुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। महिलाओं की स्थिति के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन है, महिलाओं की स्थिति के बारे में ही लिंगानुपात से हमें जानकारी मिलती है कि महिलाओं की स्थिति उस क्षेत्र में कैसी है। ठीक है, जैसे हम इसमें महिलाओं की संख्या के ऊपर फोकस करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या कितनी है, तो उनकी हमें इससे वास्तविक जानकारी मिलती है कि क्या दोनों की संख्या बराबर है। अगर बराबर है तो भी उससे कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर महिलाओं की संख्या कम है तो भी उसका विश्लेषण करके बहुत सारी और जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे अगर मानव जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है और अगर समाज में संतुलन की स्थिति बनाए रखनी है तो पुरुषों और महिलाओं की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। एक संतुलित समाज के लिए महिलाओं और पुरुषों की संख्या एक बराबर होनी चाहिए, तभी उस समाज में संतुलन बना रह सकता है। तो लिंगानुपात से हमें किसी क्षेत्र के समाज में महिलाओं और जो पुरुषों की स्थिति है उसके संतुलन के बारे में जानकारी मिलती है। परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति जो है वो पुरुषों की तुलना में काफी कम है और उन क्षेत्रों में लिंग भेदभाव की समस्या बहुत ज्यादा है। लिंग भेदभाव का मतलब है कि महिलाओं के साथ पुरुषों की तुलना में अधिक भेदभाव किया जाता है, जो महिलाएं उनसे अधिक भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, सत्री शिशु हत्या या स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की जो घटनाएं हैं वो इन क्षेत्रों में ज्यादा है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। और इन सब के पीछे जो मुख्य कारण है वो है, मुख्य जो एक कारण है वो है इन क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़ा होना। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़ा होना। सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर का बोलने का मतलब है, सामाजिक तौर पर यह है कि इन क्षेत्रों में पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है, और रूढ़िवादिता ज्यादा है कुछ क्षेत्रों में, जिसके कारण यहाँ भ्रूण हत्या या सत्री शिशु हत्या या स्त्रियों के प्रति जो घरेलू हिंसा की प्रथाएं हैं वो ज्यादा है। आर्थिक स्तर के कारण भी, कई देशों में आर्थिक स्तर के कारण भी जो महिलाओं की संख्या है वो कम है, और आर्थिक स्तर में मुख्यतः जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं उन क्षेत्रों में इस तरीके की ज्यादा परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण
बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो अपने प्रजनन के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तो सामाजिक और आर्थिक स्तर के निम्न होने के कारण भी इन क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति कम होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि हर तरफ यही कारक काम कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति इस वजह से भी कम होती है क्योंकि उन क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्रों से जो पुरुष वर्ग हैं वो काम की तलाश में आ जाते हैं। जैसे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनमें इस तरीके की हमें स्थिति देखने को मिलती है। वहां पर पुरुषों की संख्या ज्यादा है क्योंकि लोग इन क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्रों से काम करने के लिए आते हैं। विश्व लिंगानुपात की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व लिंगानुपात की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लिंगानुपात कैसा है। तो विश्व का जो औसत लिंगानुपात है वो है 990 स्त्रियां प्रति हजार पुरुष। ठीक है, कितनी है? 990 स्त्रियां हैं प्रति हजार पुरुष। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लेटिविया में दर्ज किया गया है। लेटिविया एक यूरोपियन कंट्रीज है और संपूर्ण यूरोप जो है वो विकसित देश हैं वहाँ। तो विकसित देशों में महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव कम है। ठीक है, उनको आगे बढ़ने के एक समान अवसर दिए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी है। और इस देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, 1187 स्त्रियां हैं। इसके विपरीत निम्नतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में देखा गया है। ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है। संयुक्त अरब अमीरात छोटा सा देश है, उसमें 468 स्त्रियां हैं। ये थोड़े आंकड़े पुराने हैं। वर्तमान समय में जो कुवैत है, कुवैत में सबसे निम्नतम लिंगानुपात पाया जाता है। नंबर 3 पर है। लिंगानुपात के विश्व प्रतिरूप में विश्व के जो विकसित प्रदेश हैं उनमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता, मतलब कोई अंतर दिखाई नहीं देता। अर्थात जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में महिलाओं और पुरुषों के साथ किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होता। दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ महिलाओं और पुरुषों की संख्या एक समान होती है। कुछ जो विकसित देश हैं उनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा है। नंबर 5 पर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। 139 देशों में जो लिंगानुपात है वो अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके प्रतिकूल है। ठीक है, जो 72 देश हैं यह उनके प्रतिकूल है 172 देशों में। ठीक है, 6 में नंबर 6 पे है जो एशियन कंट्रीज हैं। एशिया के जो देश हैं इनमें अधिकतर जो लिंग अनुपात है वो निम्न पाया जाता है, कम पाया जाता है। और इसमें चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश सम्मिलित हैं जिनमें लिंगानुपात बहुत कम है। दूसरी ओर अगर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है और इस कमी का कारण है वहां महिलाओं की बेहतर स्थिति। ठीक है, और भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है कि बहुत से पुरुष क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में चले गए हैं। तो पर अधिकतर कारण जो है किसी देश की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो बड़े पैमाने पर किसी क्षेत्र की महिलाओं की संख्या को प्रभावित करती है। जो देश जितने सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, विकसित होंगे, उन क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति उतनी ही अच्छी होगी। मानचित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड सेक्स रेशो, जैसे मैंने कहा, एवरेज जो है वर्ल्ड सेक्स रेशो की वो है 990। ठीक है, इसके बाद सबसे अधिक लिंगानुपात लेटिविया देश में है जो यूरोप में है यहाँ। उसके पश्चात सबसे कम जो है वो यूनाइटेड अमीरात, ये कंट्री है यहाँ पर, छोटी सी कंट्री, इसमें 468 है। उसके बाद अगर हम इंडेक्स में देखें, ठीक है, तो इंडेक्स में जो ब्लू कलर्स है, ब्लू कलर बताता है अनुकूल लिंगानुपात, कंट्रीज विद मोर फीमेल्स देन मेल्स। सारी कंट्रीज जो ब्लू कलर में है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इन सब में जो है वो महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की तुलना में काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर बात करें जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, मिसिसिपी हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया है, मैक्सिमम दक्षिण अफ्रीका के मैक्सिमम देश, अफ्रीका के भी अधिकतर देश जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, जिम्बाब्वे हो गया, नामीबिया हो गया, अंगोला हो गया, जो मध्य अफ्रीका है उसके कंट्रीज, संपूर्ण यूरोप जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, इन सब में जो लिंगानुपात है वो महिलाओं के अनुकूल है। दूसरे पर है जो डार्क पिंक कलर में है,
इन सब में जो पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं की तुलना में ज़्यादा है। कुल मिलाकर अगर कहें तो यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। इन सब देशों में जो डार्क पिंक कलर में है, इनमें महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, प्रतिकूल है। जैसे इसमें चीन, भारत हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। उसके पश्चात ईरान हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, इराक हो गया, तुर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ इजिप्ट हो गया, ठीक है। उसके साथ लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, सूडान हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया, सोमालिया है। और ये जो थोड़ी सी कंट्रीज ब्राज़ील के साथ लगती हुई हैं, जैसे काराकस, और अन्य छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ हैं, उनमें जो लिंगानुपात है वो कम है, महिलाओं की संख्या कम है। नंबर 3 पर है ग्रीन कलर में। तो ग्रीन कलर में जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ संतुलित लिंगानुपात है, महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज़, और यहाँ इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये कंट्रीज़, मेडागास्कर हो गया, ये कॉन्गो है बीच में, जो कॉन्गो को कंट्री है वो है। उसके साथ ही इसके साथ लगती हुई कंट्रीज जो इथोपिया है, केनिया हो गया, जाम्बिया हो गया, ये प्रमुख कंट्री है। यहाँ आपका ऊपर स्वीडन हो गया, स्वीडन में भी जो लिंगानुपात है वो संतुलित है। तो अगर विश्व के मानचित्र की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे जो एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें निम्न लिंगानुपात है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है जिसमें लिंगानुपात कम है, ग्रीनलैंड हो गया जिसमें लिंगानुपात कम है, बाकी जो ब्लू पार्ट है सारा इसमें लिंगानुपात महिलाओं के अनुकूल है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाले देश नेपाल, हमारा पड़ोसी देश है, परंतु लिंगानुपात बहुत बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ प्रति 100 स्त्रियों के ऊपर सिर्फ, अगर वो राउंड फिगर में देखा जाए तो 85 पुरुष हैं, 85, 100 महिलाओं के ऊपर 85 पुरुष हैं। उसके बाद हांगकांग हो गया, 100 स्त्रियों के ऊपर 84 पुरुष हैं, ठीक है। रूस हो गया, बेलारूस हो गया, 87, बेलारूस में 100 स्त्रियों के ऊपर 87 पुरुष हैं, मतलब स्त्रियां ज़्यादा हैं और इस तरफ पुरुष हैं, पुरुष कम है। स्त्रियां ज़्यादा हैं और पुरुष कम है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारे पुरुष हैं, ये पुरुषों की संख्या है, ये सारे कम है इन सब देशों में, ठीक है। लातीबिया जो हमने पढ़ा अभी, लटीबिया या लातीबिया। उसके पश्चात आता है सबसे अधिक प्रतिकूल। प्रतिकूल वाले जो देश हैं, अब ये 2019 के आंकड़े हैं, यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस से लिए गए हैं। तो इसमें अगर देखें तो कतर, अब कतर है, ठीक है। यहाँ पर 100 स्त्रियों के ऊपर कितने पुरुष हैं? स्त्रियां 100 हैं और पुरुषों की संख्या 302। संयुक्त अरब अमीरात में 203, 100 स्त्रियों के ऊपर 203 पुरुष। मैं पुरुष पुरुष हाईलाइट करूंगा सिर्फ। ओमान में 194, बहरीन 183, मालदीव 173, कुवैत 197, सऊदी अरब 137, विसुवियत गिनी 125, भूटान 113, जिबूती 110 और भारत 108। मतलब 100 स्त्रियों के ऊपर भारत में 108 पुरुष हैं। तो ये सबसे प्रतिकूल लिंगानुपात वाले देश हैं। इसके बाद हमारा नंबर 2 जो टॉपिक है वो है आयु संरचना। लिंगानुपात में आपको पता चल गया होगा कि हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं और विश्व की इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो दूसरे पर है हमारा पॉइंट जो है वो है लिंगानुपात, सॉरी आयु संरचना। तो जो आयु संरचना है, आयु संरचना में हम इसके नाम से क्लियर है, एज स्ट्रक्चर। मतलब लोगों को विभिन्न आयु वर्गों में बांटते हैं और विभिन्न आयु वर्गों में बांटने के पश्चात उनका अध्ययन करते हैं। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। सिंपल सी परिभाषा है कि विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है और इसके अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1 पर है बाल वर्ग, नंबर 2 पर है प्रौढ़ वर्ग और नंबर 3 पर है वृद्ध वर्ग। बाल वर्ग के अंतर्गत 0 से 14 वर्ष के आयु के लोग आते हैं, प्रौढ़ वर्ग में 15 से 59 वर्ष के लोग आते हैं और वृद्ध वर्ग में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। अब आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं कि बाल वर्ग में कौन से सम्मिलित हैं, प्रौढ़ वर्ग में कौन से लोग सम्मिलित हैं और वृद्ध वर्ग में कौन सी जनसंख्या सम्मिलित है। तो बाल वर्ग के अंतर्गत बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। बाल वर्ग के अंतर्गत बच्चों को
युवा या तरुण वर्ग को सम्मिलित किया, बाल और तरुण वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। ये जो वर्ग है, इस वर्ग में अधिकतर आश्रित लोग सम्मिलित हैं। आश्रित का मतलब है जो दूसरों के ऊपर निर्भर है। तो जो बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोग सभी जो हैं वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हैं। आप कोई भी कार्य नहीं करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, चाहे वो भोजन की जरूरत हो, ठीक है, चाहे शिक्षा की जरूरत हो, ठीक है, चाहे स्वास्थ्य की जरूरत हो, आप अपनी सभी जरूरतों के लिए अपने माता पिता के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए बाल वर्ग को आश्रित वर्ग भी कहा जाता है। अब जो बाल वर्ग है, बाल वर्ग का संबंध जो है वो जन्म दर के साथ है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा बता सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में जन्म दर ज्यादा है उन क्षेत्रों में बाल वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होती है, और जिन क्षेत्रों में जन्म दर कम है उन क्षेत्रों में बाल वर्ग की संख्या कम है। इसके साथ ही इसका संबंध जो है वो विकसित और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों के साथ भी देखा जा सकता है। जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में जो जन्म दर है वो कम होती है, जबकि विकासशील और अल्प विकसित देशों में जन्म दर अधिक होती है। यही कारण है कि जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत हो गया, ठीक है, यहाँ पर जन्म दर अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर बाल वर्ग की संख्या भी अधिक है। दूसरे पर आता है प्रौढ़ वर्ग, ठीक है। अभी ये दूसरा पॉइंट है प्रौढ़ वर्ग। प्रौढ़ वर्ग में 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, और यह वर्ग किसी देश के लिए महत्वपूर्ण मानव संपदा के रूप में देखा जाता है। महत्वपूर्ण मानव संपदा है खासकर ये वर्ग, क्योंकि इस वर्ग को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। ये वर्ग अधिकतर आर्थिक क्रियाओं में लगा हुआ वर्ग है, जो अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसी कारण इसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। जिन देशों में प्रौढ़ वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होती है, उसका सीधा असर उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर देखने को मिलता है। वो देश उतना ही अधिक तरक्की करता है जिस देश की प्रौढ़ जनसंख्या अधिक होगी। जैसे वर्तमान समय में भारत की जो प्रौढ़ वर्ग है उसकी संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यही कारण है कि भारत जो है वर्तमान समय में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की उत्पादकता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उसके पीछे मुख्य कारण है प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या का अधिक होना। जैसा मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण संसाधन है किसी भी देश के लिए। तो महत्वपूर्ण संसाधन इसी वजह से है क्योंकि ये एक उत्पादक वर्ग है, कार्यशील जनसंख्या है, कार्य कर रही है, और अपनी उत्पादकता के कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे पहले चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी जो प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत थी, तो चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर विकास किया। नंबर 3 पर आता है वृद्ध वर्ग। वृद्ध वर्ग के अंतर्गत हम जो है वो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सम्मिलित करते हैं। इन्हें सीनियर सिटीजन भी कहा जाता है। इन्हें भी आश्रित वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो दो आश्रित वर्ग हो गए हमारे पास, एक है बाल वर्ग और दूसरा है वृद्ध वर्ग। इन दोनों को आश्रित वर्ग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये दोनों अपनी जरूरतों के लिए प्रौढ़ वर्ग के ऊपर निर्भर करते हैं। वृद्धावस्था में लोगों को उनकी देखभाल के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। इसलिए वृद्ध वर्ग और आश्रित वर्ग जो हैं, जो बाल वर्ग हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों आश्रित वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो आयु संरचना से हमें किसी देश के आर्थिक विकास को समझने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इससे हम किसी क्षेत्र के जो आर्थिक विकास है उसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी क्षेत्र में जो बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग के लोगों की संख्या अगर ज़्यादा है, अगर इन दोनों वर्गों की संख्या ज़्यादा है, तो इन दोनों लोगों का जो भार है वो प्रौढ़ वर्ग के ऊपर देखने को मिलता है। अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास इतना ज़्यादा नहीं होगा, परंतु अगर इसके विपरीत प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या अधिक होगी तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास अधिक होगा। अगर प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में जो उत्पादक संख्या है, जो उत्पादक जनसंख्या है वो अधिक है। तो उत्पादक जनसंख्या जहां अधिक होगी, जहां लोग ज्यादा काम करने वाले होंगे, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी अधिक होगा। अधिक प्रौढ़ वर्ग का मतलब है
उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। तो जो आयु संरचना है ये हमें किसी देश के अर्थव्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आयु संरचना का उद्देश्य और महत्व क्या है? ठीक है, एक तो हम इससे, जैसा मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, इसके अलावा हमें इससे और भी जानकारियां मिलती हैं। जैसे हम विभिन्न आयु वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, जो विभिन्न आयु वर्ग हैं कि किसकी जनसंख्या ज़्यादा है या किसी की संख्या कम है तो कम क्यों है, ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। अगर महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो इसका सबका हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा कि अगर बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उस देश का विकास इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उस देश में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी। परंतु इसके विपरीत अगर प्रौढ़ वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो उस देश का आर्थिक विकास उतना ही तीव्र होगा, क्योंकि काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसके साथ ही हम जनसंख्या संबंधी नीतियां अपना सकते हैं। ठीक है, आयु संरचना को देखकर अगर बच्चों की संख्या कम है तो हम उसके लिए नीतियां बना सकते हैं कि अधिक बच्चे पैदा करो। ठीक है, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, अगर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तो हम उसको रोकने के लिए नीतियां बना सकते हैं। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि उस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या कितनी है और आश्रित जनसंख्या कितनी है। तो ये आयु संरचना से हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें नेक्स्ट है विश्व में आयु संरचना का वितरण। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सबसे अधिक संख्या किस आयु वर्ग की है। तो सबसे अधिक संख्या जो है वो है 25 से 54 वर्ष वाले जो लोग हैं उनकी संख्या जो है वो सबसे अधिक है। जो 25 से 54 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। इसके दूसरे स्थान पर आते हैं 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लोग, इनकी संख्या 25.33% है और सबसे कम जो है वो 55 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या है। ये जो डाटा है, डाटा का नीचे स्रोत दिया गया है वर्ल्ड फैक्ट, जो द वर्ल्ड फैक्ट बुक है वर्ष 2020। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि सबसे अधिक संख्या किस वर्ग की है, तो 25 से 54 वर्ष के लोगों। इसके साथ ही इसका जो आयु संरचना को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड से हम आसानी से विभिन्न आयु वर्गों में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या को समझ सकते हैं कि कितनी संख्या है विभिन्न आयु वर्गों में पुरुषों और स्त्रियों की। तो जब इस तरीके से हम किसी रेखा चित्र के माध्यम से विभिन्न आयु वर्गों के पुरुषों और स्त्रियों की संख्या को व्यक्त करते हैं, विभिन्न आयु वर्गों के पुरुषों और स्त्रियों की संख्या को जब व्यक्त किया जाता है तो उसे आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है। जो आयु लिंग पिरामिड है ये एक रेखा चित्र है जिसमें हम विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो आपके साथ एक डायग्राम है जो पिरामिड की है। पिरामिड, इसकी आकृति पिरामिड जैसे होने के कारण इसको पिरामिड कहा जाता है। तो इसमें एक और जो है वो मेल पॉपुलेशन दर्शाई जाती है, दूसरी ओर जो है वो फीमेल पॉपुलेशन को दर्शाया जाता है, एक तो पुरुष और एक और महिलाएं, और साथ में इनकी आयु को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो इस और आयु है इनकी एज ग्रुप। ठीक है, 0 से 4 वर्ष के कितने हैं, 5 से 9 वर्ष के कितने हैं, 10 से 14 वर्ष के कितने हैं, 15 से 19 वर्ष के कितने हैं, 20 से 24 वर्ष के, तो ऐसे 80 वर्ष प्लस तक है। ठीक है, विभिन्न आयु वर्ग के हैं, इसमें 4 वर्ष का अंतराल रखा गया है जो वर्ग अंतराल लिया गया है, और नीचे जो है इसको प्रतिशत में दर्शाया गया है कि कितने प्रतिशत हैं, मेल कितने प्रतिशत हैं इस एज ग्रुप के। जैसे अगर हम यहाँ करें कि 0 से 4 की जो वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन में उनके परसेंटेज कितनी है, तो हम यहाँ आसानी से बता सकते हैं कि लगभग 9 के बराबर है। ठीक है, और महिलाओं की कितनी है, महिलाएं भी लगभग 9 के ही बराबर हैं। तो बच्चे जो पुरुष हैं 0 से 4 वर्ष के और जो महिलाएं हैं 0 से 4 वर्ष की, इन दोनों की संख्या लगभग एक बराबर है। ये दंड आरेख है, देखो यहाँ तक खींचे गए। ठीक है, ये 0 से 4 वर्ष वालों को व्यक्त कर रहा है इतना। ठीक है, और इस ओर ये फीमेल को व्यक्त कर रहा है इतना, 0 से 4 वर्ष का। सॉरी, ये सारा ये वाला पोर्शन जो है इधर ये फीमेल के लिए है और इस तरफ वाला मेल के लिए, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, कुछ देशों में इसे निरपेक्ष आंकड़ों में भी व्यक्त किया जाता है, परंतु इससे हमें इसमें याद रखना है कि एक और मेल है और दूसरी ओर फीमेल है, और इस तरफ जो है वो एज ग्रुप दिया गया है कि 0 से 4 वर्ष के कितने प्रतिशत पुरुष हैं और 0 से 4 वर्ष की कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। तो इसकी आकृति जो है पिरामिड जैसी होने के कारण इसको पिरामिड कहा जाता है। तो एक रेखा चित्र है जिसे बहुदंड आरेख कहते हैं।
तो इसकी जो उपयोग है वो आयु लिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। आयु का मतलब जो एज है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है आयु। जैसे आयु है, इस तरफ आयु दर्शाई जाती है, ये आयु है और ये लिंग है, मेल और फीमेल। एक और मेल दर्शाए जाते हैं और दूसरी ओर फीमेल। तो ये जो है लिंग को दर्शाता है एक तो, और दूसरा जो है वो एज को दर्शाता है। तो जो इसका उपयोग जो है वो आयु लिंग संरचना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और इसका प्रतिपादन W.M. थॉमसन और आर्थर लेविस के द्वारा किया गया था। अब जो आयु लिंग पिरामिड है, आयु लिंग पिरामिड में हम इसके निर्माण का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं हम इसको, ठीक है। अब जब भी हम आंकड़ों को रेखा चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो आंकड़ों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो इन जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को समझने के लिए आयु लिंग पिरामिड का निर्माण किया जाता है, और इसके निर्माण से हमें जनसंख्या की विशेषताओं को समझने में सहायता मिलती है। जो जनसंख्या की विशेषताएं हैं उनको समझने में सहायता मिलती है। हम समझ सकते हैं जनसंख्या की विशेषताओं को। विशेषताएं क्या है कि 0 से 4 वर्ष के बच्चे कितने हैं, 4 से 8 वर्ष के बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं उनमें, पुरुष कितने हैं उनमें, ठीक है। तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं। यह हमें जन्म दर के बारे में भी पता चलता है, इससे मृत्यु दर के बारे में भी पता चलता है, और साथ में जीवन प्रत्याशा के बारे में जानकारी मिलती है कि उस क्षेत्र में जन्म दर कैसा है, उस क्षेत्र में मृत्यु दर कैसी है, और लोग कितना लंबा जीवन व्यतीत करते हैं। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि कार्यशील जनसंख्या कितनी है और आश्रित या निर्भर जनसंख्या कितनी है। इससे हमें यह भी समझ में आ जाती है कि उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग कितने हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इन काम करने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करते हैं। हमें किसी देश के विषय में जानकारी मिलती है। अब देखो, अगर हम ये डायग्राम देखें तो हम बता सकते हैं कि वो देश विकसित है, विकासशील है या कम विकसित है। ये डायग्राम देखकर हम बता सकते हैं। तो इसका बहुत सारा फायदे हैं, हमारे लिए एम है कि हम क्यों उसका निर्माण करते हैं। वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई अ कंट्री कि वो कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज है या बहुत कम विकसित कंट्री है। किसी विशेष आयु वर्ग में जनसंख्या का वर्तमान स्थिति और पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है इसके, ठीक है। इससे हम, अगर हमारे पास आंकड़े काफ़ी लंबे समय से हैं तो हम वर्तमान जनसंख्या की स्थिति के बारे में बता सकते हैं। साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद उस आयु वर्ग के लोगों की स्थिति उस क्षेत्र में कैसी होगी। तो पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है आयु लिंग पिरामिड से। अब आयु लिंग पिरामिड के प्रकार कितने हैं? अब ये 3 प्रकार का है। इसमें पहला है विस्तारित होती जनसंख्या। अगर आप देखेंगे डायग्राम साथ में तो यहाँ आपको दिखेगी, अगर इस तरीके की डायग्राम बनी होगी जैसे ये है तो इसका मतलब है विस्तारित होती जनसंख्या। जैसे त्रिभुजाकार आकृति बन गई तो ये विस्तारित होती है, मतलब बढ़ रही है जनसंख्या, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। दूसरे नंबर पर है स्थिर जनसंख्या, कांस्टेंट पॉपुलेशन। अगर आप डायग्राम देखें इस तरफ तो इस तरीके का जब आकृति बनेगी तो इसका मतलब है उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो स्थिर है पॉपुलेशन, ना घट रही है ना बढ़ रही है। नंबर 3 पर है ह्रासमान, घटती हुई, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अगर डायग्राम इस तरीके से बन रही है पिरामिड की तो इट मीन्स उस क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो ऋणात्मक है या शून्य है, उसमें ना घट रही जो जनसंख्या वृद्धि है वो शून्य है, या तो वहां पर जनसंख्या जो है वो घट रही है। अब ये जो विस्तारित होती 3 प्रकार के जो जनसंख्या पिरामिड है इनके विशेषताएं क्या, हम इससे क्या क्या पता लगा सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। इसमें पहला है विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड की विशेषताएं क्या है। तो पहली जो विशेषता है वो है इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। दूसरे पर है विशेषता इसका आधार अधिक चौड़ा होता है और शीर्ष अधिक संकरा होता है। तो हम देख के पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का है। एग्जाम में कई बार डायग्राम आ जाती है, आपको बताना होता है कि कौन सा जनसंख्या पिरामिड है, तो ध्यान से देखना है कि कौन सा है। उसके पश्चात अगली है इसका आकार, आधार अधिक चौड़ा, यह दर्शाता है कि कम आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या अधिक है। जो आधार है इसका ये चौड़ा है। अगर आप देखेंगे इसका आधार, तो आधार कैसा है? चौड़ा है। तो जो चौड़ा आधार है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि द बर्थ रेट ऑफ दिस कंट्री इज हाई। जो बर्थ रेट है वो काफी हाई है यहाँ, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जो इस एज ग्रुप की संख्या है, जो नीचे वाला एज ग्रुप है 10
से 14 वर्ष तक इसकी संख्या अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जन्म लेने वालों की संख्या अधिक है। जो जन्म लेने वाले हैं उनकी संख्या अधिक होती है। इसमें कुछ आयु वर्ग वाले लोगों का मृत्यु दर अधिक होने के कारण इनकी संख्या कम हो जाती है। इसमें कुछ आयु वर्ग, जैसे जो ऊपर वाले आयु वर्ग हैं, इसमें मृत्यु दर अधिक है, मतलब इन देशों में जीवन प्रत्याशा बहुत कम है। इसके तिगुने होने का कारण यही है कि इन देशों में जीवन प्रत्याशा जो है काफी कम है। तो जीवन प्रत्याशा कम होने के कारण यहाँ पर मृत्यु दर अधिक है, जिसके कारण ये ऊपर से त्रिभुजाकार है। इस प्रकार के पिरामिड जो है वो अल्प विकसित वाले देशों में देखने को मिलते हैं, जैसे नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, कुछ समय तक भारत और मैक्सिको भी इसमें सम्मिलित थी। नाइजीरिया का मानचित्र 2003 का, तो नाइजीरिया में 2003 में जो पॉपुलेशन था वो विस्तारित होती जनसंख्या थी। नेक्स्ट है स्थिर जनसंख्या पिरामिड की विशेषताएं। जैसे मैंने कहा कि इसमें जन्म दर और मृत्यु दर निम्न होते हैं, ठीक है। जनसंख्या न घटती है ना बढ़ती है, बहुत कम वृद्धि देखने को मिलती है इस प्रकार की जनसंख्या पिरामिड में। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, इसकी आकृति घंटी की आकृति जैसी होती है। कैसी आकृति है? देखो, घंटी नुमा आकृति है, जैसे घंटी होती है मंदिर में वैसी आकृति है इसकी, घंटी नुमा। इसको बोतल नुमा भी कई बार आकृति लगती है कि बोतल जैसी आकृति है, और शीर्ष जो है वो शून्याकार होती जाती है। इस प्रकार के आयुलिंग पिरामिड में जनसंख्या वृद्धि स्थिर होती है, स्थिर है जनसंख्या, ठीक है। उसके पश्चात जन्म दर तथा मृत्यु दर समान होता है, एक समान होता है, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर कैसा है? वो एक समान है, जन्म दर उतनी है और मृत्यु दर भी उतनी है। इसमें पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या लगभग बराबर होती है। जितने पुरुष अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोनों ओर एक बराबर है, ठीक है। इस तरफ पुरुष भी बराबर हैं, और डायग्राम से यह पता चल रहा है। अगर हम यहाँ से इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, इसका सेंटर है, तो अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ भी आकृति एक जैसी है और इस तरफ भी आकृति एक जैसी है, अर्थात महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर होती है। इसमें युवाओं की जनसंख्या स्थिर होती है। जो युवा वर्ग है, यहाँ से लेकर हम युवा वर्ग हमने अभी पढ़ा 15 से 59 वर्ग, तो जो 15 से 59 वर्ग है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जनसंख्या जो है कैसी है? स्थिर है। इतनी जनसंख्या बिल्कुल स्थिर है। ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या पिरामिड इसी प्रकार की आकृति बनाते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया स्थिर जनसंख्या वाले देश हैं। जो विकसित देश हैं अधिकतर, वो अधिकतर स्थिर जनसंख्या वाले देशों में सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 3 पर है हासमान जनसंख्या पिरामिड की विशेषताएं क्या है, ठीक है। अगर आप इस पिरामिड को देखें तो इस प्रकार के पिरामिड का आधार संकीर्ण है। कैसा है? आधार संकीर्ण है, कम है, बीच में मोटा है, और यहाँ कैसा है? संकीर्ण है। तथा शीर्ष जो कैसा है? वो शुंडाकार है, वो भी थोड़ा कम है, ठीक है। परंतु आधार की तुलना में आधार जो है वो ज्यादा चौड़ा है थोड़ा सा, और इसका जो शीर्ष है वो थोड़ा कम चौड़ा है। तो संकीर्ण है, आधार संकीर्ण है। अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए तो ये काफी संकीर्ण है। इसमें निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर होती है। जन्म दर भी है वो भी कम है, और मृत्यु दर भी कम है, दोनों कम है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है। इस प्रकार के जनसंख्या पिरामिड की रचना वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। या तो जनसंख्या घट जाती है या जनसंख्या वृद्धि ना के बराबर होती है, शून्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार की पिरामिड की रचना ज्यादातर विकसित देशों की जनसंख्या वाले देशों में मिलती है। जो अधिक विकसित देश हैं उनमें इस प्रकार की जनसंख्या देखने को मिलती है। अधिक विकसित देशों में इस प्रकार की जनसंख्या देखने को मिलती है, और जापान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जापान जो है वो सबसे बढ़िया उदाहरण है इस प्रकार के पिरामिड का। हास्यमान जनसंख्या पिरामिड, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है पिरामिड से रिलेटेड डायग्राम हो गया आपके पास, आपको डायग्राम को पहचान करके बताना होगा कि कोई किस देश का ये पिरामिड है, उसमें आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो आज हमने जाना जनसंख्या संगठन, और जनसंख्या संगठन के दो घटकों के बारे में आज हमने पढ़ा, जिसमें पहला घटक था लिंगानुपात और दूसरा घटक था आयु संरचना। आयु संरचना के साथ हमने आयुलिंग पिरामिड के बारे में पढ़ा। आयुलिंग पिरामिड के हमने प्रकार पढ़े और उसकी विशेषताएं भी जानी। तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या संगठन है, जनसंख्या संगठन के अध्ययन से
हम किसी क्षेत्र की सामाजिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं, आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं, उनकी सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं और साथ में राजनीतिक स्थिति के बारे में भी जाना जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश के लिए लोग जो हैं वो एक महत्वपूर्ण संपदा है। और अगर लोगों का सही विकास होगा, उनको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर होंगे, तभी उस क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है। तो जनसंख्या संगठन को के अध्ययन से हम लोगों को के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं या नीतियां बना सकते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात हम किसी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं या नीतियां बना सकते हैं और उन नीतियों को लागू करके हम देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू। इसी के साथ stay safe, stay home. Thanks.